So in Indian Constitution, federal structure. So first we have to understand what is federal structure. Then the distribution of legislative, financial powers between the union and the state. This is the topic of today's lecture. First, we have to understand what is federal structure. Is India a federal state or not? Question. And the distribution of the power. Actually, we can say all in all, it's a power between the union and the state, or you can say central and the state. So ultimately, we can say the relation between the central and the state that we have to understand, and whether our constitution is fitted in the federal structure or not, and in what way it is fitted, in what way it is not fitted. These things we have to discuss in this lecture. So we are starting with the first federal system. The federal system, in this system, power is divided between the central government, state government and local government. यहाँ पे आपको बताया गया कि पावर जो भी है वो डिवाइड किया जाएगा सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल के बीच में. तो सेंट्रल का मतलब हमारा हुआ कि द पार्लियामेंट विच इज बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम दिल्ली. स्टेट गवर्नमेंट यू ऑल नो, विधानसभा के बारे में सब लोग जानते हैं. एंड लोकल गवर्नमेंट का मतलब है पंचायती राज. हालांकि हमने पंचायती राज के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है, बट व्हेन दी कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग एस्टेब्लिश, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी जो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है दैट इज इन डीपीएसपी, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर था. अब आप व्हाट इज डीपीएसपी दैट यू ऑल नो, इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट विल टेल द स्टेट फॉर द वेलबींग ऑफ द स्टेट. वेलबींग ऑफ द स्टेट के लिए क्या करना चाहिए उसका डायरेक्शन है डीपीएसपी के अंदर. वो हमने बहुत टाइम डिस्कस किया है. तो पंचायती राज भी ऐसा एक मुद्दा था. तो ये इसको 1970 के अंदर, आई एम नॉट गिविंग यू अ परफेक्ट डेट एंड ईयर, बट उस टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट किया गया. तो मतलब कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे उसका वो पार्ट नहीं था, वो डीपीएसपी का पार्ट था. उसके बाद उसके अंदर एक्ट बना के फिर उसको पंचायती राज को अप्लाई किया गया. तो आज आप सब जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है पूरा कंट्री का सिस्टम, वो वर्क कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि दिल्ली से जो ऑपरेट होता है वो दिस ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट जो विधानसभा, लोकसभा, सॉरी विधानसभा का जो, और जो यहाँ स्टेट के एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑल दिस कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे जो काम होता है दैट इज कम्स अंडर लोकल और ग्राम पंचायत. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो सिस्टम हमारा बना हुआ है वो त्रिस्तरीय, 3 लेयर सिस्टम है वो पूरा. इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. ये जो चैप्टर है उसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मतलब यूनियन और स्टेट, उन दोनों का रिलेशन किस तरीके का होगा. रिलेशन का मतलब यही है कि इन सर्टेन केसेस हु इज बिकम अ डिसीजन मेकर, और किसका पावर ज्यादा होगा या फिर किसका पावर रूल करेगा. ये हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं किस तरीके के पावर होते हैं. तो पावर इज बीइंग डिवाइडेड इन 3 वे. तो लेजिस्लेटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं और फाइनेंशियल पावर्स होते हैं. हम डीप डीप में जाएंगे इसमें कि व्हाट विच काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फाइनेंशियल पावर. सेंट्रल कौन से पावर एग्जीक्यूट करता है, स्टेट कौन से करता है, और उन दोनों का किस किस कॉन्टेक्स्ट में रिलेशन है, दैट इज बीइंग डिस्कस. अब जिसका लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात करें तो वो आर्टिकल नंबर 245 टू 255 के अंदर रिटर्न है, मतलब उसके अंदर लिखा हुआ है. एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करें तो दैट इज इन आर्टिकल 256 टू 263 के बीच में है. और फाइनेंशियल रिलेशन बोले तो आर्टिकल 268 टू 293, इसके अंदर ये आर्टिकल पूरा, इन सब आर्टिकल्स के अंदर इसका वर्णन है. बट इट डजंट मीन दैट the relation is being established with these articles only.
ऐसा कभी भी नहीं है कि इसी आर्टिकल्स के अंदर ही सब कुछ चीजें आई, सब कुछ लिखा हुआ है और सब कुछ चीजें उसके अंदर आ जाती है। सम ऑफ द डिफरेंट आर्टिकल्स आर देयर कि जिसके अंदर भी इनका रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, बट इन जनरल जिसका नाम लेके लिखा गया है, मतलब ऐसे लेजिस्लेटिव रिलेशंस करके जो लिखा गया है, मतलब उसके अंदर जो डायरेक्टली कंसर्न है वो आर्टिकल यहाँ पे मैंने जो बताया है वो है। अदरवाइज इसके अलावा भी जो आर्टिकल्स है जो ये रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश करते हैं। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। नाउ जब भी मैंने फेडरल बोला तो उसके अलावा और भी एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड यूनिटरी सिस्टम, फिर उसके बाद फेडरल सिस्टम के बारे में जानेंगे। बट फेडरल सिस्टम में आप इतना तो समझ ही गए यहाँ से, इस स्लाइड से, कि फेडरल सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच द पावर इज बीइंग डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये कंट्री चेंज हो जाता है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम अदर कंट्री, तो उसके अंदर शायद ऐसा हो कि सेंट्रल एंड स्टेट दो ही हो, लोकल ना हो, ऐसा पॉसिबल है। तो फेडरल सिस्टम का ऑल इन ऑल मीनिंग यही होता है कि पूरे स्टेट, मतलब पूरी कंट्री के अंदर जितने पार्टीशन है और जितने स्टेप्स है उन सबके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट पावर इज बीइंग डिवाइडेड। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है तो हम उसको बोलेंगे फेडरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने दूसरा बात की आपको, दैट इज यूनिटरी सिस्टम और यूनिटरी गवर्नमेंट। So a unitary government is one in which all the powers are vested in the national government, and the regional governments, if at all exist, derive their authority from the national government. मतलब कि अगर उसमें डिवाइड भी किए गए तो पूरा जो इंटरेस्ट रहेगा, मतलब स्टेट जो होगा उसका पूरा कंट्रोल होगा वो सेंटर में ही रहेगा। तो उसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कौन कौन सी कंट्री के अंदर यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन एंड स्पेन। और भी कंट्री है बट आई एम लिस्टेड ओनली दैट। और फेडरल सिस्टम के अंदर देखे तो यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। तो इस तरीके से सारे कंट्री बैठे हुए हैं, मतलब कि सम ऑफ द कंट्रीज आर फॉलो यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम, सम ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल के अंदर जो हमें जब भी हम डिस्कशन कर रहे हैं एट द टाइम, मोस्ट प्रोबेबली वी आर डिस्कसिंग, जब भी फेडरल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट फेडरल के अंदर जब भी जाएंगे, एब्सोल्यूट फेडरल सिस्टम को जैसे आइकॉनिक बना के, मतलब उसको समझने के लिए हम मोस्टली जिसका रेफरेंस लेते हैं दैट इज यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूनिटरी सिस्टम का जब भी लेते हैं तो मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटेन। In some cases, if you want to understand somewhat about federal government, we are taking a reference sometime for Canada as well. तो इस तरीके से पूरा हम इसको समझने का ट्राई करेंगे, बट अभी के लिए आप होपफुली इतना समझ पाए हो कि डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। हम इसके अंदर डीप में जा रहा है कि यूनिटरी सिस्टम के फीचर्स क्या है, फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या है, एंड पॉसिबली हम रेफरेंसेस बने उतने ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जितना हम दे सकें। तो नेक्स्ट इज the difference between, we are making a chart, that is a difference or comparison between the federal and unitary government. तो फेडरल का बेसिक डेफिनेशन आपको पता है और यूनिटरी का बेसिक डेफिनेशन आपको पता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दैट। The first point, that is dual government, that is national government and regional government, that we already talk about. हमारे क्लास में Single government, that is the national government which may create ओरिजिनल गवर्नमेंट। मतलब सीधा सीधी बात यही समझ जाते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो होता है उसके अंदर जो पावर होते हैं दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिटरी में वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होते भी है तो वेस्टेड पावर, मतलब कि पूरा सेंट्रल जो लास्ट में जिसका डिसीजन होता है वो होता है सेंट्रल। सेकंड फीचर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो दूसरा एक चांसेस है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही है किसी कंट्री के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन और अनरिटन वो दोनों हो सकता है यूनिटरी के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया फ्रांस के अंदर, अनरिटन का एग्जांपल दिया ब्रिटेन। यहाँ अनरिटन लिखा हुआ है ब्रिटेन का, इट डजंट मीन दैट कि कुछ लिखा हुआ नहीं है।
यहाँ अनरिटन लिखा हो उसका मतलब दैट इज नॉट बीइंग कंपाइल्ड, कंपाइल्ड करके एक जैसे एक बुक नहीं बनाया गया, एक उसको बाइंड नहीं किया है, बट many more things or much more things are being written, but different ways, different aspects में लिखा गया है, इसीलिए उसको unwritten बोलते हैं, but it is not like that, literally it is not unwritten. Next is division of power between the national and regional government. जो पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट के अंदर। जो यहाँ पे रीजनल बोला जाएगा, यहाँ पे तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे हम, तो स्टेट होता है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड ग्राम पंचायत, उस तरीके से डिवीजन है। पॉसिबल है कि वो कई कंट्रीज के अंदर सिर्फ सेंट्रल और स्टेट का भी हो सकता है। यूनिटरी सिस्टम में नो डिवीजन ऑफ पावर, ऑल द पावर आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट ओनली। नेक्स्ट पॉइंट इज सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल स्ट्रक्चर में सुप्रीमसी कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, और यूनिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन मे बी सुप्रीम इन द केस ऑफ जापान और मे नॉट बी सुप्रीम इन द केस ऑफ ब्रिटेन। अब यहाँ पे जब भी यहाँ पे कंपैरिजन लिखते हैं हम, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड का मैंने यूज नहीं किया है यहाँ पे। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम, तो मतलब यहाँ पे आप अगर इतना ही स्टेटमेंट पढ़े तो हमें ऐसा लगता है कि जापान के अंदर सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की है और ब्रिटेन के अंदर नहीं है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। एब्सोल्यूट जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पावर है इतना नहीं, बट इट डजेंट मीन दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन का पावर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है, दे आर फॉलोइंग इट, बट यू कैन से कि सुप्रीम नहीं, उसको डायल्यूटेड का बोलते हैं। बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके हिसाब से अगर आपको चलना ही नहीं है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे क्यों? तो ब्रिटेन में यहाँ पर अनरिटन इसीलिए है कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स है, अलग थलग जो भी है, उसको तो फॉलो करते ही है, बट वो प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे वो चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंगली इट इज चेंज। अंडर प्लीज इसका माइक बंद है, माइक चालू है वो बंद कर दे प्लीज, ओहो डिस्टर्बेंस ना है प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल गवर्नमेंट हैड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी गवर्नमेंट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। यहाँ पे मैंने अभी नेक्स्ट जो एग्जांपल है ब्रिटेन का फ्लेक्सिबल, इट मीन if you want to change the constitution continuously with the different amendments and different acts, it may, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए उसको फ्लेक्सिबल बोलेंगे। उसको चेंज करने के लिए उतना ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आता है, मतलब कि आपको इतना सारा मतलब कि प्रोसीजर में नहीं जाना होता है, तो उसको इसीलिए हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं यहाँ पे। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल गवर्नमेंट में होती है। यूनिटरी में जुडिशरी मे बी इंडिपेंडेंट, मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, बट जब भी जुडिशरी की बात आती है एट द टाइम ऑलवेज, क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे केस देखे हैं और सभी केस में हमने देखा है कि जब भी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी कोई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होती है और अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्ट बनाती है जो ठीक है फंडामेंटल राइट्स या फिर और कोई भी राइट्स नहीं तो जो अनु कि पीडीएफ बनाए ना कॉन्स्टिट्यूशन से हमें दिए गए हैं, अगर उसका वायोलेशन होता है तो पीडीएफ करनी जुडिशरी विल कम इनटू पिक्चर। कनेक्ट को कर देना इफ इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, देन नाम तो लेको नहीं जो पीडीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वही उसका रोल प्ले कर जाता है। तो देयर इज, तो फिर उसके बाद जुडिशरी बनाने का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो रूलिंग पार्टी होती है वो ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। दैट इज व्हाई इट शुड बी, इट मस्ट बी समटाइम इंडिपेंडेंट जुडिशरी रिक्वायर्ड। लास्ट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइकैमरल, वो हम अभी आगे वाले साइड में देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइकैमरल, बट अभी के लिए इतना से समझ लीजिए कि व्हाट इज फेडरल सिस्टम के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है। अंडर यूनिटरी के अंदर इट मे बी बाइकैमरल और मे बी यूनिकैमरल। बाइकैमरल का एग्जांपल ब्रिटेन, यूनिकैमरल का एग्जांपल चाइना। नाउ अभी ये पूरे जो पॉइंट्स है उसमें से हमें देखना है कि इंडिया किस फेडरल में फॉल होता है या यूनिटरी में फॉल होता है। जैसे कि ड्यूअल गवर्नमेंट तो है, इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है।
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, बट मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देता हूँ, वी डोंट हैव दैट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव समवॉट फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल लाइक ब्रिटेन, बट वी आर फॉलिंग इन बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, इन इसके बीच में हम है, रिजिड और फ्लेक्सिबल के बीच में हम है, तो वी आर नॉट अ फेडरल वन इन दैट कॉन्टेक्स्ट। दूसरा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिया हैड दैट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, हमारा भी बाई कैमरल है, बट ऑल्दो वी आर नॉट नोन एज अ फेडरल गवर्नमेंट। व्हाई, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख। यस, फेडरेशन इज अ न्यू स्टेट। फेडरेशन किसे बोलेंगे? फेडरेशन इज न्यू स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम which is formed through a treaty or an agreement between the various units। प्लीज बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं कहीं से, तो आप माइक्स जिसके भी चालू है तो बंद कर दीजिए, जिससे दूसरे लोगों को ये डिस्टरबेंस ना आए। अगेन आई विल टेल यू अबाउट द फेडरेशन। फेडरेशन किसे बोलेंगे? फेडरेशन इज a न्यू स्टेट or political system in comma which is formed through a treaty or an agreement between the various units। तो जैसे अलग अलग यूनिट्स जो है, यहाँ पे यूनिट्स की जब भी बात करें कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो हो जाते हैं स्टेट। तो जब ये अलग अलग कंट्रीज है तो उसके स्टेट्स को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन आर नोन बाय द वेरियस नेम्स लाइक स्टेट। अगर यूएस में जाओ तो जैसे इंडिया में बोलते हैं स्टेट, हमारे यहाँ यूएस में भी स्टेट्स हैं। अगर स्विट्जरलैंड में जाए तो उसको बोलते हैं कैंटन। इफ यू आर रिफरिंग कैनेडिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर सेइंग प्रोविंसेस। और रशिया के अंदर रिपब्लिक। इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स को जो टेरिटरीज है उसको नाम दिए गए। यूएस के अंदर स्टेट, स्विट्जरलैंड के अंदर कैंटन, कनाडा के अंदर प्रोविंस, और रशिया के अंदर रिपब्लिक, इस तरीके से नाम होता है। तो अगर ये जो स्टेट्स है या कैंटन्स है या फिर रिपब्लिक्स है या फिर प्रोविंसेस है, वो सब एक साथ जुड़ने के बाद कंट्री बनता है। तो जब भी ये जुड़ते हैं तो उसके अंदर ट्रीटी होता है साइन। ट्रीटी का मतलब होता है कि संधि करार या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स होते हैं, और इस एग्रीमेंट से ये सब स्टेट जुड़े हुए हैं और वो बनते हैं कंट्री। जैसे कि यूएस के बारे में बोले तो वी आर ऑलवेज सेइंग दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो स्टेट्स है वो जुड़ के एक कंट्री बना है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसीलिए उसका नाम इस तरीके से। नाउ द फ्रेज, नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट, दैट व्हाट वी आर has been preferred to federation of state to indicate two things. First, the Indian Federation is not the result of an agreement among the state like the American Federation। तो अगर यहाँ पे समझने के लिए हम रेफरेंस ले रहे हैं अमेरिकन फेडरेशन का, तो अमेरिका के अंदर अभी 50 स्टेट्स आ रहे हैं, 50 स्टेट है। तो आप उसका जब फ्लैग देखते हैं तो उसके अंदर 50 स्टार, 50 स्टार आता है। ईच स्टार इंडिकेट वन स्टेट। तो उस तरीके से पूरा 50 स्टेट इकट्ठा होके यूएस बना हुआ है। और उन 50 स्टेट के अंदर एग्रीमेंट है, मतलब सेंट्रल के साथ उसके एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एग्रीमेंट इज फॉर सम पीरियड, एग्रीमेंट इज फॉर सम टर्म्स, एग्रीमेंट इज फॉर समथिंग एल्स लाइक दैट। तो वो कभी खत्म भी हो सकता है। तो अगर कोई स्टेट, यूएस का कोई स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई स्टेट ऐसा बोले कि हमें कंट्री से अलग होना है, तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन से वो हो सकते हैं। पर आज तक कोई हुआ नहीं है जब से जुड़े हैं तब तक, बिकॉज ऑफ द रीजन कि प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल दिस थिंग्स आर हैपन विद द यूज ऑफ दैट। तो इस तरीके से वो जुड़े हुए हैं, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि कभी इसका प्रयास नहीं हुआ है। अगर अमेरिकन हिस्ट्री आप देखें तो उसके अंदर ऐसे प्रयास हुए हैं जिसके अंदर कई स्टेट है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग होना चाहते थे, पर हो नहीं सकते क्योंकि सेंट्रल मजबूत था, उसने दबा के या फिर कैसे भी करके, बाय हुक और बाय क्रूक, आई डोंट से लाइक दैट, बट लेमन में ऐसे बोल सकते हैं हम, इसी तरीके से उन्होंने उसको बांध के रखा और आज सभी स्टेट एक साथ हैं। बट बिकॉज ऑफ द ट्रीटी दे में बी सेपरेटेड। तो ऐसा इंडिया के अंदर नहीं। फर्स्ट पॉइंट इज लाइक दैट द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट। तो हमने एग्रीमेंट उस तरीके से नहीं किया हुआ है कहीं पे भी। मैंने आपको बताया कि भारतीय संघ पूरा कैसे बना हुआ है। सरदार वल्लभ भाई एंड
वीपी मेनन, वो साथ में मिलकर सभी स्टेट्स को अप्रोच किया। और प्रिंसली स्टेट थे, थोड़े स्टेट थे, वो जितने स्टेट राज के अंडर थे, ब्रिटिश राज के अंदर थे, उसको मिलाया गया और सबको पूरा एक संघ, भारतीय संघ बना। और उसके अंदर ऐसा कोई ट्रीटी नहीं है अभी कि जिससे वो अलग हो सके। सेकंड इज द स्टेट्स हैव नो राइट्स टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन। द फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट्स इनडिस्ट्रक्टिबल। तो यूनियन क्यों बोलेंगे उसको? क्योंकि उसको, उसके अंदर से कोई भी स्टेट अपने आप से या कोई भी तरीके से अलग नहीं हो सकता। दैट इज वाई वी कैन से इट्स अ यूनियन। So India is a union of state. We are not a federation. That should be clear to you, probably. Next is federal system with unitary bias. तो अभी ये जो आता है वो हमारा कंट्री है, वो हम फॉलो करते हैं। तो फेडरल सिस्टम तो है, बट विद द यूनिटरी बायस। तो हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि फेडरल सिस्टम है और यूनिटरी बायस? तो मैंने आपको, जब भी हम डिफरेंस देख रहे थे फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम का, तभी मैंने आपको पूछा था कि इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैनी ऑफ द थिंग्स जो हम फॉलो करते हैं वो सब फेडरल सिस्टम का है। तो यूनिटरी बायस किस तरीके से? तो दैट वी हैव टू डिस्कस। तो फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज टू गवर्नमेंट। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू गवर्नमेंट? लाइक डिवीजन ऑफ पावर, वी आर डिवाइडेड अवर पावर, ऑल थ्री पावर्स विद इन द थ्री लेयर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समवॉट। रिजिडिटी मतलब इतना रिजिड भी नहीं है और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक बिल लाना है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना है, तो बिल किस तरीके से लाया जाएगा। और कोई ऐसा कोई फाइनेंशियल बिल है या कोई और भी बिल है, तो उसको किस तरीके से पास होना होता है। तो एक होता है सिंपल मेजोरिटी से, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी से। यदि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंज करना है, या मतलब कि उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना है, एट द टाइम स्पेशल आपको प्रोविजन होते हैं उसके लिए कि आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और तभी आप उसको बना सकते हैं। तो वो एक इन बिटवीन फॉल करता है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल के बीच में। बट जब भी कोई मजबूत सरकार हो जिसके पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुत बहुमत ज्यादा हो, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है काम करना, बिल्स पास करना उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी दैट वी हैड, एंड बायकैमरलिज्म। स्टिल वी आर पेंडिंग दैट वर्ड, दैट इज व्हाट इज बायकैमरलिज्म, हम देखेंगे बाद में। अभी के लिए मैंने सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे बायकैमरलिज्म। So these are some of the features which the federal system had. तो ऊपर वाले जो फीचर है वो आपको यूएस में दिखेंगे। यूएस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेमेडीज लाना, मतलब उसके अंदर कोई सुधार करना, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। क्योंकि अभी तक शायद 20 के आसपास, 30 कंप्लीट नहीं हुए उतने ही अभी तक। क्योंकि हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री को फ्रीडम मिले हुए शायद से 70-80 साल, 70 साल 80 साल के आसपास। और उनके जो सिस्टम है वो 200 साल के आसपास है। तो 200 साल के अंदर सिर्फ 20 से 30 अमेंडमेंट हो और हमारे यहाँ पे 100 अमेंडमेंट के आसपास हो जाए, तो दैट इज, यू कैन अंडरस्टैंड कि रिजिडिटी किसकी ज्यादा है, किस तरीके से होगी रिजिडिटी। क्योंकि हम यहाँ पे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे, आई एम नॉट गोइंग इन दैट वे, बट ऑल्दो यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट विद दीज एग्जांपल। नाउ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। तो यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्योंकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है कि जिसके अंदर कोई डिसीजन नहीं ले सकता स्टेट, तो वो सब डिसीजन सेंटर ले गया, तो ऑटोमेटिकली सेंटर होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर। इन द केस ऑफ यूएस, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन भी है और स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो इस तरीके से वो फेडरल हम नहीं रहते, हम यूनिटरी भी हो जाते। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है। इफ यू आर इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, you can have a single citizenship. But in the case of US, you have a two citizenship, one on the United States of America and second is for state. Any state if you're living, उनका भी एक सिटीजनशिप होता है, तो वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप होता है। इंडिया के अंदर यूनिटरी, दैट्स व्हाई इट्स अ वन सिटीजनशिप। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आई कैन से समवट एक्सटेंड की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, जुडिशियरी इंटीग्रेटेड है हमारा। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर,
हम ही कर रहे हैं, मतलब जो सेंट्रल से ही होते हैं, गवर्नर जो होता है किसी भी स्टेट के अंदर, दैट इज ही इज बीइंग अपॉइंटेड, ही और शी इज बीइंग अपॉइंटेड फ्रॉम द सेंटर। ऑल इंडियन सर्विसेज, जैसे कि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं, उसी के अंदर ये सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ाया जाता है। हमारे लिए तो थोड़े ही साल हुए जिसमें इंट्रोड्यूस हुआ सब्जेक्ट, बट ऑल इंडिया सर्विस का मतलब होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, एंड दे आर हैविंग अ की रोल इन दी कंट्री, कंट्री के अंदर उनका की रोल है, तो दैट इज नोन एज ऑल इंडिया सर्विसेज। तो हमारे यहाँ पे है इमरजेंसी प्रोविजंस, तो हम इमरजेंसी के बारे में तो बात करेंगे। हमारा शायद से सेकंड लास्ट या ऐसा कोई टॉपिक है जिसके अंदर इमरजेंसी को डिस्कस करना है। एट दैट टाइम वी कैन अंडरस्टैंड कि इमरजेंसी कैसे, किस तरीके का इमरजेंसी होता है, और किस किस तरीके की इमरजेंसी अब तक लग चुका है या नहीं लग चुका है, क्या क्या चीज़ें हैं वो हम बाद में देखेंगे, बट प्रोविजंस आर देयर, so that's why we can say unitary features. So in that way, if we see this slide, federal features, India had the federal features, India had the unitary features. Now we will try to discuss some of the points which is important from this point of view. अभी हमारा जो फेडरल सिस्टम यूनिटरी बाइस है, तो हम अपने तरीके से कहते हैं कि फेडरल सिस्टम यूनिटरी बाइस है, बायस है, बट सम ऑफ द एक्सपर्ट्स विल से इंडिया इज अ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, और यू कैन से क्वासी फेडरल। जनरल टर्म्स में जब भी बोलते हैं उसको बोलते हैं क्वासी फेडरल, मतलब पूरा फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल, थोड़ा फेडरल है। फिर मॉरिस जॉन्स ने बताया कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म, उनका अलग टर्म उन्होंने बताया कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है हमारे कंट्री के अंदर। दूसरे एक एक्सपर्ट है, उन्होंने गैब्रियल ऑस्टिन ने बताया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है हमारे यहाँ। और आइवोर जेनिंग्स ने बताया फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो इस तरीके के अलग अलग नामकरण दिए गए हैं, बट इन जनरल सेंस में हम या तो बोलेंगे फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, या फिर बोलेंगे क्वासी फेडरल। इन जनरल केस में जनरली हम क्वासी फेडरल बोलते हैं, थोड़ा फेडरल है और क्वासी फेडरल। नाउ फेडरल फीचर जो हमने अभी डिस्कस की, ड्यूअल पॉलिसी, ड्यूअल पॉलिसी कंसिस्टिंग द यूनिट एट द सेंटर एंड द स्टेट एट द पेरिफेरी। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट वेरी इजीली। तो यहाँ पे ड्यूअल पॉलिसी लगता है फेडरल फीचर। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं, इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड in very much detail, just because that our framers of the constitution all are mostly from the law background। तो उन्होंने पूरे हर एक वर्ड को कॉर्डन करने के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए, तो पूरा एकदम सटीक बनाने का ट्राई किया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना के। डिवीजन ऑफ पावर्स, we are already discussed, division divided the power between the center and the state in terms of union list, state list and concurrent list in the 7th schedule। मैंने शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे जो भी पावर है दैट इज बीइंग डिवाइडेड। तो मैंने आपको बताया था कि लिस्ट होता है, तो मैंने एक आपको जो क्वेश्चन पूछा है असाइनमेंट के अंदर, उसके अंदर ये पूछा है मैंने कि लिस्ट करो कि कौन कौन से पॉइंट यूनियन लिस्ट में आते हैं, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से आते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से, दैट इज बीइंग रिटन इन द 7th शेड्यूल। के बाद का पॉइंट है सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बाद में बात करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू ऑल नो द गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल एट बोथ लेवल मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल मस्ट ऑपरेट विद इन द ज्यूरिडिक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ज्यूरिडिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और उसकी सुप्रीमसी है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। अब डिवीजन ऑफ पावर की हमने बात की थी, नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी कि पावर का डिवीजन किस तरीके से किया है। सारे यहाँ पे मैंने लिस्ट नहीं किए, बट मैं थोड़े आपको फिगर्स दे रहा हूँ। जो यूनियन लिस्ट है ओरिजिनली जब बना कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम इट इज हैविंग 97 97 पॉइंट से 97 मुद्दे थे जिसके ऊपर यूनियन अपने एक्ट बना सकता है या फिर उसके ऊपर वो डिसीजन ले सकता है। उसको सुधार के अभी बने हैं 100, नाउ इट इज 100। स्टेट लिस्ट की बात करें तो ओरिजिनली वॉज 66 एंड नाउ इट इज 61। इसका मतलब इसके अंदर से थोड़ा डिडक्शन हुआ है, 66 थे वो हो गए अभी 61। तो पॉसिबिलिटी है इट मे बी शिफ्टेड टू यूनियन लिस्ट
either it is shifted to the concurrent list. दोनों में से एक जगह पे जा सकते हो. यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है. With the 42nd amendment in 1976, below mentioned 5 subjects from the state list shifted to the concurrent list. तो 66 से 61 क्यों हुए? तो उसके अंदर से जो पॉइंट्स गए वो कहाँ गए? कॉन्करेंट लिस्ट में गए. वो कौन कौन से पॉइंट थे? दैट इज फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज फॉरेस्ट, थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, weights and measures, and administration of justice, constitution and organization of all the court except the Supreme Court and the High Court. So these all points are shifted to concurrent list. So now the concurrent list have 52 subjects. So originally, now if we can say, union list have 100 subjects, state list have 61 subjects, and concurrent list have 52 subjects. Now I will list some of the important subjects here in the next slide. यूनियन के अंदर इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ मैं आपको. सिर्फ डिफेंस का पूरा जो मामला है पूरा यूनियन सेंट्रल देखेगा. वो आप कैसे देखेंगे कि इसकी क्या प्रावधान है, वो भी कई आर्टिकल के अंदर उसको डिफेंड किया गया कि अगर आर्मी जो है, आर्मी या डिफेंस के बारे में किसी को भी डिसीजन लेना है तो वो कौन लेगा. हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी? दैट यू ऑल नो, प्रेसिडेंट इन आवर केस ऑफ इंडिया. इस तरीके से वो सेंट्रल से होता है. इंटरनेशनल रिलेशन, यू ऑल नो व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन. नाउअडेज हम न्यूज के अंदर आप देखते हो, न्यूज के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है. द इंटरनेशनल रिलेशन इज लाइक दैट इंडियाज रिलेशन विद द अदर कंट्रीज, लाइक चाइना के साथ कैसे कनेक्ट हमारे रिलेशन है, यूएस के साथ कैसे रिलेशन है, नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ कैसे रिलेशन. दिस ऑल आर कम्स अंडर इंटरनेशनल रिलेशन एंड दैट इज बीइंग टेकन केयर बाय द यूनियन लिस्ट. डिफेंस की बात करें या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो ये दोनों पार्ट जब भी प्रिंसली स्टेट के साथ हमने, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल वीपी मेनन गए थे और उन्होंने जब भी स्टेट्स के साथ समझौता किया तो समझौता इस तरीके से था, मतलब समझ इस तरीके से थी कि डिफेंस जो होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस जो होंगे, वो सब चीजें एज ए कंट्री इंडिया देखेगा, बाकी सब जो चीजें जिस तरीके से चलती है वो चलेगी. ऐसे ऐसा पहले बताया गया था. फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हुई. नाउ यू कैन सी इंडिया इज बिकम कंट्री विद डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स. उसमें प्रिंसली स्टेट भी है और जो ब्रिटिश राज के अंदर स्टेट थे वो भी. तो दिस इज एन एग्जांपल कि किस तरीके से वो हैंडल होता है. पोर्ट्स, मतलब कोस्ट लाइन के अंदर जो भी पोर्ट्स है, फिर रेलवेज है, फिर हाईवेज है. अब हाईवेज के अंदर भी नेशनल हाईवेज होते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल, स्टेट हाईवे भी होते हैं, तो वो स्टेट के लिस्ट में आएंगे. तो यहाँ पे हमने बोला है कि हाईवेज दैट इज कम्स अंडर यूनियन लिस्ट. फिर कम्युनिकेशन होता है और इकोनॉमी. इट ऑल पॉइंट्स आर कम्स अंडर यूनियन लिस्ट. स्टेट लिस्ट के अंदर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस पुलिस और होम डिपार्टमेंट, यू कैन से सिंपली, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, देन हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग. दिस ऑल कम्स अंडर स्टेट लिस्ट. बैटिंग एंड गैम्बलिंग क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के अंदर है, तो इन सम स्टेट्स बैटिंग और गैम्बलिंग हो सकता है, इन सम स्टेट प्रोहिबिटेड है. वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, उनका क्या पॉलिसी है उसके ऊपर. दैट इज वाई इट्स, हम बोल सकते हैं कि वो स्टेट का पॉलिसी के अंदर आता है. तो हर एक स्टेट के अंदर ये चीजें एप्लीकेबल हो ऐसा नहीं होगा. एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, एडॉप्शन एंड सक्सेशन. अब इसके बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया लास्ट लेक्चर में. मैरिज के बारे में, मैरिज की जो एक्ट्स है उसके बारे में, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, इन सब के बारे में बात की हमने. एडॉप्शन, यू कैन अंडरस्टैंड, एडॉप्शन के भी कई तरीके होते हैं, और कई तरीके मतलब कि उसके भी कुछ रूल्स है. और सक्सेशन, सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार, उसके बारे में हमने बात किया कि बहुत सारे केस भी हमने डिस्कस किए तो उसके बारे में. तो दिस आर कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट. नाउ अनदर फेडरल फीचर्स, अभी तक हमारे फेडरल फीचर्स खत्म नहीं हुए. द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. The constitution is rigid to the extent that those provisions which are concerned with the federal structure, central state relation and judicial organization can be amended only by the joint action of the central and the state government. Such provisions require for their amendment a special majority of the parliament and also approval of half of the state legislature.
का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको अमेंडमेंट अगर करना है, तो मैंने आपको बोला था कि एक तो सिंपल मेजोरिटी होता है, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के अंदर लोकसभा राज्यसभा के अंदर पास हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं कोई। समटाइम्स दे आर गोइंग फॉर अ ज्वाइंट मीटिंग, बट जब भी ये मामला आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ रेमेडीज करना है और अमेंडमेंट करना है, एट दैट टाइम ज्वाइंट सेशन शुड बी नॉट देयर। ज्वाइंट सेशन उसके अंदर नहीं होते। इंडिविजुअली लोकसभा में पास होना चाहिए, इंडिविजुअली राज्यसभा में पास होना चाहिए, और स्टेट जो है उसके लेजिस्लेशन में हाफ 50% से वो पास हो जानी चाहिए, तभी आप उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। दैट इज समथिंग अबाउट दी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी कैन फॉलो। हम किस सेंस में कितने रिजिड है वो यहाँ पे दिखा रहा है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अभी मैंने बताया आपको कि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो तो पॉसिबल है कि जो रूलिंग पार्टी है, फिर जो रूल कर रहा है, उसका इन्फ्लुएंस रहेगा। तो वट एवर द डिसीजंस दे वांट टू बी मेक दे वांट टू बी मेक इट वायोलेट, तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने से फायदा ये रहेगा कि जुडिशरी कंट्रोल करेगा कि कुछ चीजें गलत हो रही है। जैसे कोई एक्ट बनाया गया है, उसके अंदर कुछ गलत प्रावधान है, गलत मतलब कि एक्सेसिव ऑफ पावर है, मतलब ज्यादा ही पावर का यूज किया गया है, या फिर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, ऐसी कुछ चीज होती है, तो जुडिशरी उसको बोलेंगे, जुडिशरी बोलेंगे गवर्नमेंट को, सरकार को बोलेगी कि आपको ये नहीं करना चाहिए, इस तरीके से ये हो सकता है, तो उसको कंट्रोल कर सकती है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ टू पर्पसेस। वन, to protect the supremacy of the constitution by exercising the power of judicial review, and two, to settle the disputes between the center and the states or between the states। तो disputes जो भी है, सीमा विवाद भी हो सकता है, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे कोई नदियों का विवाद है, जैसे एक कोई रिवर है, वो एक उसी स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जाती है, जैसे कि नर्मदा का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो दो तीन स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के बीच में जब वो जाती है, तो उसका पानी किसको कितना मिलेगा, पावर किसको कहाँ जाएगा, ये डिस्प्यूट्स है सारे। तो दैट इज द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स। ऐसे कई कई होते हैं कि अगर अगर आपको कोई नया स्टेट बनाने के लिए कोई बता रहा है कि भाई तेलंगाना लास्ट में बना, तो उसको बोला कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए। तो दैट इज द पॉइंट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। इस तरीके के जो मामले हैं उसके अंदर डिसीजन कौन लेगा? तो इफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी वी हैड, तो पॉसिबल है कि उसमें एक इंडिपेंडेंट, मतलब एक ऐसा फैसला है जो दोनों पार्टीज को मंजूर हो। तो एक चीज ये हो गई कि टू पर्पज, पर्पस क्या है इसके? फर्स्ट वन इज टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो मैंने अभी आपको बताया कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कभी कोई बिल बनाया गया है, बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस में मेजोरिटी होने के कारण, जब भी वो कोई बिल पास हो जाता है जिसके अंदर कुछ ऐसी बात है कि जो फंडामेंटल राइट्स को, या फिर ऐसे कोई राइट्स, या फिर ऐसी कोई चीज को जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करे, तो उसको हटाने के लिए जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू करेगी। उसमें बताएंगे कि ये चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए, या फिर इस तरीके से होनी चाहिए। तो ये काम होता है जुडिशरी का। सेकंड इज टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बिटवीन सेंटर ऑफ द स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट एंड स्टेट। तो मैंने आपको भी एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि किस तरीके के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। दूसरा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जज है, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, या फिर इसके जो भी एम्प्लॉयज है, उन सबका जो सैलरी होता है वो भारत की संचित संचित निधि पे भारित है। मतलब अ, ये जो उनका सैलरी होता है उसके अंदर कोई भी बदलाव करना है, तो उसके अंदर बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो उनको कोई नुकसान हो इस तरीके से नहीं बदला जा सकता। ये भी एक पॉइंट है कि जिससे इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट रह सके। नाउ द पॉइंट कम बाइकैमरलिज्म। So the bicameralism means the constitution provides for the bicameral legislature consisting of upper house, Rajya Sabha and Lok Sabha. The constitution provides for the bicameral legislature consisting of upper house and lower house. तो हमारे यहाँ पे अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों है। अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। तो राज्यसभा represents the state of the Indian Federation, while the Lok Sabha represents the people of India as a whole। सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव जो होता है उसमें लोग, जो पीपल ऑफ इंडिया विल वोटेड, जो डायरेक्ट चुनाव होते हैं,
और राज्यसभा के चुनाव होते हैं वो इनडायरेक्ट। तो इस तरीके से दोनों सदन बैठते हैं। The Rajya Sabha, even though a less powerful chamber, is required to maintain the federal equilibrium by protecting the interest of the state against the undue interference of the center. तो ये राज्य सभा बनाया गया है क्योंकि उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते, जो लोकसभा है उसके कई काम है जिसको वो रिस्ट्रिक्ट कर सके, उसके ऊपर सोच विचार कर सके, इसके लिए भी राज्यसभा बनाया गया। तो इवन दो द लेस पावरफुल चैम्बर, यहाँ पे बोला जाए कि वो लेस पावरफुल है राज्यसभा लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा के अंदर सीटें भी ज्यादा है और उसका चुनाव डायरेक्टली होता है, डायरेक्ट चुनाव है उसमें, इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा का, तो इसी वजह से उसका पावर थोड़ा कम हो जाता है। If these two things systems are there, so we can say it's a bicameral system. Now strong center, हमारे केस के अंदर सेंटर स्ट्रांग है। The division of the power is in the favor of center and highly inequitable from the federal angle. Firstly, the union list contains more subjects than the state list, that you all know. यूनियन लिस्ट के अंदर ज्यादा सब्जेक्ट्स है, स्टेट लिस्ट के अंदर कम सब्जेक्ट। सेकंडली, द मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। तो जैसे कि आर्मी का या फिर कम्युनिकेशन का, ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, दैट्स ऑल कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, वो सब यूनियन लिस्ट में है। थर्डली, ओवर द सेंटर हैज ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट की बात का कॉन्करेंट का मतलब होता है कि जिसमें स्टेट के भी होंगे और सेंटर के भी होंगे, दोनों के पॉइंट्स होंगे, पर उसमें ओवरकम कौन करेगा? सेंटर करेगा। फाइनली द रेसिड्यू पावर, मतलब जिसके जो पॉइंट इसके सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं आता है, उसका डिसीजन कौन लेगा? तो दैट इज नोन एज रेसिड्यू पावर्स। तो रेसिड्यू पावर फाइनली हैव आल्सो लेफ्ट विद द सेंटर, तो वो सेंटर देखेगा। व्हाइल इन द केस ऑफ यूएस दे आर वेस्टेड इन द स्टेट। तो ऐसे जो पॉइंट्स है जो अगर लिस्ट में नहीं है तो वो कौन देखेगा? इन द केस ऑफ यूएस स्टेट देखेंगे, इन द केस ऑफ इंडिया सेंटर देखेंगे। Thus, the constitution has made the center very strong. So that's why we can say it's a unitary feature that Indian constitution has. Now, state not indestructible, मतलब वो अलग नहीं हो सकते, states अलग नहीं हो सकते। The parliament can be unilateral actions, change the area, boundaries or name of any state. मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो राज्यों की सीमा बदल सकती है, नए राज्य भी बना सकती है, उसके नाम बदल सकती है, ये सब कुछ हो सकता है। इंडियन फेडरेशन इज एन indestructible union of destructible state and अमेरिकन फेडरेशन, एक स्टेटमेंट उन्होंने बताया गया कि ना अमेरिकन फेडरेशन क्या है? एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट। सीधी सीधी बात यही है कि अगर यूएस के अंदर किसी स्टेट को अलग होना है तो वो हो सकता है, इंडिया के अंदर बिकॉज इट्स ए यूनियन ये पॉसिबल नहीं है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यू ऑल नो वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution of the India embodies only one constitution of the center, but also those of the state. स्टेट के अंदर हमारे लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। Flexibility of the constitution, you all know the process of constitution amendment is less rigid than what is found in the other federation. The bulk of the constitution can be amended by the unilateral action of the parliament, either by simple majority or by the special majority. ये सब चीजें आप समझ चुके हैं, what is the meaning of simple majority, what is the meaning of special majority. Further, the power to initiate an amendment to the constitution lies only with the center. तो अगर अमेंडमेंट करना है तो वो सिर्फ सेंटर कर सकता है। इन द केस ऑफ यूएस द स्टेट कैन आल्सो प्रपोज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि स्टेट के अपने अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगर उसके अंदर कुछ भी चेंज करना है तो वो स्टेट जो होते हैं वो कर सकते हैं। नो equality of state representation. The states are given representation in the Rajya Sabha on the basis of population, hence the membership varies from 1 to 31. हर एक स्टेट के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए राज्यसभा में जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट को, उसकी संख्या समान नहीं है। जैसे कि अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गुजरात, तो गुजरात और महाराष्ट्र के जो राज्यसभा मेंबर्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? वो
पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे कि भाई गुजरात का पॉपुलेशन क्या है, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन क्या है, इफ यू टॉकिंग अबाउट राजस्थान तो राजस्थान का पॉपुलेशन क्या है। तो इन सब के ऊपर डिपेंड करेंगे कि राज्यसभा के मेंबर्स कितने होंगे, तो जितने मेंबर होंगे उसका उतना वजन होगा, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इन द केस ऑफ यूएस, हालांकि सीधी बात है कि यूएस के अंदर भी 50 स्टेट है, 50 के 50 स्टेट है, वो सारे एक उनका सारे का पॉपुलेशन तो एक सा हो ही नहीं सकता। बट ऑल दो, क्योंकि हर एक से दो दो मेंबर्स वो लोग लेंगे तो 100 मेंबर्स बनते हैं। तो इस तरीके से हर एक में से अलग अलग, भले ही पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा हो या कम हो, दे आर फाइनलाइज दैट कि उनके दो दो मेंबर्स रहेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसमें डिटेल में भी जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। तीन टाइप की इमरजेंसीज के बारे में लिखा गया है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इमरजेंसी में एक सिंपल सा ख्याल दिया गया है यहाँ पे, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी the central government becomes all powerful and the states go into the total control of the center। स्टेट जो होते हैं उसके सब पावर छीन लिए जाते हैं, सारा पावर जो होता है वो सेंटर में आ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो सारे जो पावर है वो एग्जीक्यूट करती है। इन द केस ऑफ इमरजेंसी इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन। ये चीज भी यूनिटरी बनाती है, जो फेडरल स्ट्रक्चर में इस तरीके से नहीं होता। फेडरल से अलग यूनिटरी सिस्टम क्यों बनाती है, तो इट इज वन ऑफ द फीचर, इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन विदाउट द फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये करने के लिए जब इमरजेंसी घोषित होता है तो उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं करना है, सीधे ही इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद ये हो सकता है, उसके लिए कोई अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड इन एनी अदर फेडरेशन। जितने भी फेडरेशन है, क्योंकि ये फेडरल फीचर नहीं है, ये यूनिटरी फीचर है, तो जितने फेडरल फीचर्स होंगे उसके अंदर ये चीजें इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर इस तरीके की चीजें देखने को आपको नहीं मिलेगी। दैट इज समथिंग अबाउट यूनिटरी फीचर। Single citizenship, you all know what is the meaning of single citizenship. In spite of the dual policy, the Constitution of India, like that of Canada, adopt the system of single citizenship. There is only Indian citizenship and no separate state citizenship provided. मतलब कि इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, सेम वे कनाडा के अंदर भी सिंगल सिटीजनशिप है, वहाँ पे भी स्टेट का सिटीजनशिप नहीं मिलता है इफ यू कंपेयर विद द यूएस। Now, integrated judiciary. The Indian Constitution has established an integrated judiciary system with the Supreme Court at the top and the state high courts below it. तो वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, that is integrated judiciary. Integrated and independent, एक और वर्ड भी डालना है इसके अंदर, तो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो है। एंड ऑल इंडिया सर्विसेज हमने बात किया। इन इंडिया ऑल्सो द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव द सेपरेट पब्लिक सर्विसेज, जिसको हम जानते हैं यूपीएससी। In the case of Gujarat, that is GPSC. UPSC stands for Union Public Service Commission. GPSC stands for Gujarat Public Service Commission. जैसा महाराष्ट्र है तो एमपीएससी बोल सकते हैं, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान का होता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। पर सेंट्रल का जो होता है उसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इन एडिशन देयर आर ऑल इंडिया सर्विसेज। तो यूपीएससी क्लियर करते हैं, एग्जाम एक बनाया गया है, क्लियर करके वन कैन बिकम आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकता है, इंडियन पुलिस सर्विस में जा सकता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज आर देयर, उन सभी में जा सकता है। ये ऑल इंडिया सर्विसेज की बात हो रही है, विच आर कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। तो पीएससी सबके लिए है, मतलब पीएससी यूपीएससी भी होती है और या फिर स्टेट स्टेट पीएससी भी होती है। तो ये एक यूनिटरी फीचर। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। ऑडिट मशीनरी मतलब कि जो खर्चे किए, जो खर्च किया है, किसने किया है, सेंटर ने किया है। सेंटर इज टेकिंग, जो टैक्सेस होते हैं वो सेंटर में जाते हैं, स्टेट के भी टैक्सेस होते हैं, वो सब टैक्सेस लेने के बाद उनको उनका खर्च किया उसका ऑडिट। ऑडिट मतलब कि चेकिंग उसका किस तरीके से ये सही है या नहीं है, उसके लिए होता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वन पोस्ट इज दैट, उसको बोलते हैं कैग, CAG, नेम्ड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिट्स द अकाउंट्स of not only the central government but also those of the states, but his appointment and removal is done by the president without consulting the state। तो उसका अपॉइंटमेंट जो होता है, कैग, कैग इज अ पोस्ट, मैंने आपको बताया अभी। कैग का जो पोस्ट है वो क्या करता है कि ऑडिट्स करते हैं, जो भी आपने खर्च किया है उसके अकाउंट, स्टेट के या सेंट्रल के अकाउंट, उनको चेक करता है कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग और वेदर इट इज ओके एग्जीक्यूटेड और नॉट।
और उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं विदाउट कंसल्टिंग स्टेट को बताए बिना वो करते हैं अपने। That is one of the unitary features. Another one is Parliament's authority over state list. The Parliament is empowered to legislate on any subject of the state list of Rajya Sabha, passes a resolution to the effect in the national interest. This means that the legislative competence of the Parliament can be extended without amending the Constitution. तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो जिसके अंदर स्टेट बना सकता है कोई एक्ट, अगर सेंट्रल चाहता है कि वो बनाएंगे उसके ऊपर, तो विदाउट एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट दे विल डू इट. And the last one might be veto over state bills. The governor is empowered to reserve certain types of bills passed by the state legislature for the consideration of the president. ऐसा बोल सकते हैं प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है फॉर स्टेट. ही इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर. गवर्नर होता है स्टेट का, वो सेंट्रल का रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं. द प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड हिज असेट टू सच बिल्स not only in the first instance but also in the second instance. प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो विथ हेल्ड कर सकते हैं असेट सच एज बिल्स को हेल्ड कर सकते हैं, पहली बार भी कर सकते हैं, दूसरी बार भी कर सकते हैं. दस, द प्रेसिडेंट इंजॉयज द एब्सोल्यूट वीटो एंड नॉट सस्पेंसिव वीटो. एब्सोल्यूट वीटो वो एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ओवर स्टेट बिल. बट in US and Australia, the states are autonomous within their field and there is no provisions for any such reservation. यूएस ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसी चीज नहीं है. यहाँ पे क्या चीज है, प्रेसिडेंट एंजॉयज द एब्सोल्यूट वीटो ओवर द स्टेट बिल. स्टेट की जो बिल है उसको, उसके ऊपर डिसीजन लेना वो प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट है, उनका एब्सोल्यूट वीटो है. स्टेट सेंट्रल के अंदर जनरली क्या होता है, प्रेसिडेंट विल, इट मे बी रिटन लाइक दैट, बट इस तरीके से वो एब्सोल्यूट वीटो एक्सपीरियंस या एग्जीक्यूट नहीं कर सकते इन द केस ऑफ सेंटर, बट स्टेट में वो कर सकते. दिस इज अ वीटो ओवर द स्टेट बिल. One or two points might be not considered like appointment of the governor. The governor, who is the head of the state, is appointed by the president. He holds office during the pleasure of the president. He also acts as a agent of the center. You can say the right word is not agent, but we can representative is a great word. That word you can switch it over. Now, integrated election machinery. The election commission conducts elections not only to the central legislature but to the state legislature. But this body is constituted by the president, and the states have no say in this matter. This position is same with the regard to the removal of the members as well. On the other hand, US has a separate machinery for the conducting elections of the federal and state level. तो इलेक्शन जो लेती है उस मशीनरी, मतलब कि इलेक्शन जो करवाते हैं वो इलेक्शन कमीशन है. इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन, इंडियन इलेक्शन कमीशन है, वो पूरे मतलब लोकसभा राज्यसभा सभी के चुनाव वो करवाती है. केस ऑफ यूएस में क्या होता है, वो दोनों के अंदर सेंटर और स्टेट के अंदर चुनाव कराने वाली जो प्रक्रिया है, वो करवाने वाली एजेंसीज है, वो दोनों अलग अलग है. इंडिया में वो सिर्फ एक है. So that is something about the features, federal features and unitary features. Hopefully you can understand somewhat about it. And now I'm just